वेलकम टू अंशिका कोचिंग। कैसे हैं बच्चों? और शुरुआत करते हैं आज। जैसे कि पिछले वीडियो आप लोगों को सब कुछ समझ में आए होंगे, मुझे आशा है आप लोगों से। और ठीक उसी प्रकार से एक नया वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं, समास। आज समास में जो पेपर है आपके 6 तारीख से, इन पेपरों में जितने भी डाउट्स समास को लेकर रहते हैं, इन सारे डाउट्स को आज अपन कंप्लीट करेंगे। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास अब किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए आए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास। समास होता क्या है? समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों से। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे क्या करते हैं, संधि और समास दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। बेटा संधि और समास ये जो दो प्रकार की चीजें हैं, इन दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है? अगर दो वर्णों के मेल आ जाए तो आपको संधि लगाना है, लेकिन अगर दो शब्दों के मेल आ जाए तो आपको क्या लगाना है? समास। दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है या जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास। समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। वेरी गुड। तो अब क्लास में आगे चलते हैं और देखते हैं कि समास के भेद या प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से कहीं कहीं आपको समास के जो प्रकार हैं कहीं कहीं 4 देखने को मिलेंगे और कहीं आपको 6 प्रकार देखने को मिलेंगे। लेकिन आप समास के 6 प्रकार ही बताएं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद आपका आ जाता है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। आज इन 6 समास के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जितने भी जो भी डाउट होते हैं आज ये सारी समस्या आपकी खत्म कर देंगे। इस वीडियो के बाद समास को लेकर कोई भी डाउट आपके मन में अब नहीं रहेगा। समझ लीजिए समास से आपका छुटकारा क्लियर है। चलिए अव्ययी भाव समास। 6 में से 2 समास ऐसे होते हैं जिसमें योजक चिन्ह आते हैं। क्या आता है? योजक चिन्ह। अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह आता है और द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह आता है। अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास दोनों में अव्ययी भाव समास जो दोनों में योजक चिन्ह आता है, उस योजक चिन्ह से हम कैसे पता करेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है? इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको पहचानने के लिए हम आपको बहुत ही सरल तरीका बताएंगे। आपको केवल और केवल ये याद रखना है कि अगर योजक चिन्ह पेपर में लगा हुआ है, अगर पेपर में कोई शब्द आए और उसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह, तो आप क्या करेंगे? जो योजक चिन्ह वाला शब्द पेपर में आएगा उसमें आपको ध्यान देना है, अगर वो दोनों शब्द एक जैसे आ जाए, क्या आ जाए? एक जैसे, तो समझ जाइए वो अव्ययी भाव समास है। और अगर उस शब्द का विलोम आ जाए तो द्वंद्व समास है। यही तो बात है गुरु। बस केवल और केवल इतना ही आपको करना है। क्या करना है कि अगर दोनों शब्द एक जैसे आए तो वो अव्ययी भाव समास है, और अगर एक दूसरे के विलोम आ जाए तो द्वंद्व समास है। सिंपल। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है लाल लाल, दोनों एक जैसे हैं। बाल बाल, दोनों एक जैसे हैं। दिन दिन, दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि योजक चिन्ह इस लाइन को बोला जाता है। दोनों में शब्द एक जैसे हैं, इसका मतलब है ये अव्ययी भाव समास है। अब द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो यहां पर भी योजक चिन्ह लिखकर आएगा, लेकिन लाल पीला, रुपया
ऐसा, भूख, प्यास एक जैसे शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आपका डाउट क्लियर है कि अब अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास में आपसे गलती नहीं होगी। दूसरी, द्वंद्व समास को जब भी हम सॉल्व करते हैं, मतलब कि उसका विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर आपको इसके बीच में योजक चिन्ह को हटाकर और लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? और। जैसे लाल और पीला, रुपया और पैसा, भूख और प्यास। इस प्रकार से आप अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके ये दो समास कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास ऐसा समास होता है जिसमें संख्या का प्रमाण, संख्या का जहां प्रमाण होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। सर ये संख्या क्या होता है? किस प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, मैं कैसे पहचान पाऊंगा? वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, जैसे जो भी शब्द पेपर में आएगा, जैसे उसने कहा चौराहा, चौराहा, तो चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह, चार शब्द संख्या क्या है? चार। उसने कहा त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। बट मीन्स होता है वृक्ष, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया इत्यादि, जितने भी वृक्ष हैं बट मीन्स वृक्ष होता है। तो पंचवटी मतलब वृक्षों का समूह। इस प्रकार आपको केवल और केवल पहचानने की केवल एक ही ट्रिक है इसमें कि अगर संख्या का बोध हो तो आपको क्या लगाकर आना है? द्विगु समास लगाकर आना है। द्विगु समास में ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ऐसा समास होता है जिसमें उसकी विशेषता बतलाई जाए। क्या बतलाई जाए? विशेषता। जी हां, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विशेषता बतलाई जाए। तो सर ये विशेषता क्या होता है? राइट, विशेषता का मतलब होता है, जैसे बच्चों आप हमें बताओ, गांधी जी को अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट मैन, महान पुरुष, महान पुरुष बोलते हैं। तो महान पुरुष शब्द आया आपके सामने, महान पुरुष। जितने भी पुरुष हैं क्या सबके आगे महान लगा सकते? नहीं, केवल महान उसी के आगे लगाया जाता है जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर सके। जैसे गांधी जी महान पुरुष हैं, तो मैंने क्या कहा? महापुरुष। महापुरुष में इसकी विशेषता क्या है? महा। तो यहां पर मैंने लगाया विशेषता, और विशेषता का मतलब होता है कर्मधारय समास। इसके बाद मैंने बोला महाजन। महाजन, महाजन का मतलब क्या होता है? महाजन मतलब ऐसे लोग जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी होते हैं, जिनके पास खूब धन दौलत होती है, वो महाजन होते हैं। क्या रास्ते में चलने वाला प्रत्येक नागरिक महाजन होता है? जी नहीं। जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये महाजन लोग हैं, तो महाजन इनको भी बोलते हैं। इसके बाद आपको कर्मधारय में आप बोल सकते हैं जहां पर समास विग्रह करने पर किसी शब्द का तीसरे शब्द का प्रयोग ना हो, उसे हम कर्मधारय कहते हैं। जैसे कोई आपने समास विग्रह किया लेकिन उसका कोई तीसरा अर्थ ना निकले, तीसरा अर्थ ना निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। बिल्कुल सही समझाया आपने। और इस प्रकार कर्मधारय में केवल और केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है, जो भी इसमें शब्द आएगा उसका तीसरा कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास बहुत ही सिंपल है, जिसमें समास विग्रह करने पर उसका तीसरा अर्थ दे दे, तीसरा अर्थ निकल जाए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। पेपर में वो शब्द अलग ही हाईलाइट हो जाते हैं जो बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र, जिसके हों तीन नेत्र। तीन नेत्र बेटा किसके होते हैं बताइए आप? तीन नेत्र होते हैं महादेव, शंकर जी, महाकाल। क्या और आपको किसी और इसके अलावा किसी के देखे हैं आपने तीन नेत्र? नहीं ना। इसीलिए
त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्रों का समूह। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें, त्रिनेत्र आपका हो गया। त्रिनेत्र के बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें रखा महादेव, तो महादेव आ जाएगा। लंबोदर आ जाएगा। लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, अर्थात क्या, बहुप्रिय समास। और 10 आनंद किसके होते हैं, रावण के, सभी लोगों को पता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, जहां पर तीसरा अर्थ समास विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकले, वहां पर आपको क्या लगा देना है, बहुब्रीहि समास लगा देना है। अब लास्ट में जो समास बचता है, ये थोड़ा सा बड़ा समास है, जैसे कि तत्पुरुष। इसके 6 प्रकार होते हैं। कारक आपने सुने होंगे, कारक 8 होते हैं। 8 में से 6 कारक जो होते हैं वो तत्पुरुष समास के प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें आपको पहचानने का, जो कर्म को कैसे पहचाना जाए, को शब्द से हम ये पहचान सकते हैं कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा धन प्राप्त, धन प्राप्त, तो धन प्राप्त का मतलब होता है धन को प्राप्त। को शब्द आया ना, धन प्राप्त मतलब धन को प्राप्त। इसके बाद जैसे मैंने बोला शरणागत, तो शरण को आगत। क्या बोला मैंने, शरण को आगत। इस प्रकार से को शब्द के लिए हम कर्म तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं, जहां पर जिस समास विग्रह को करने पर हमारे मन से या मुंह से क्या निकले, को शब्द की उत्पत्ति हो, निश्चित रूप से समझ जाइएगा कि वह क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। चलिए, कर्ण से, कर्ण कारक। कर्ण जो कारक होता है, यह भी तत्पुरुष का एक प्रकार है और इसको कहते हैं कर्ण तत्पुरुष समास। लेकिन इसमें आपको से द्वारा के अर्थ में, से या द्वारा के अर्थ में आपको कर्ण कारक के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे और ये तत्पुरुष समास का भी एक अंग है। जैसे मैंने बोला तुलसीकृत, क्या बोला मैंने, तुलसीकृत। आप इसको नोट कर लेना, तुलसीकृत। तुलसीकृत का मतलब होता है तुलसी द्वारा रचित, तुलसीदास जी द्वारा रचित, तुलसीकृत हो गया। तो द्वारा शब्द आया है, मैंने क्या बोला, कर्ण से। इसमें द्वारा के अर्थ में हम कर्ण कारक का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आपका आ गया तत्पुरुष समास। इसके बाद हम करते हैं संप्रदान। संप्रदान में इसकी पहचान होती है के लिए, क्या होती है, के लिए। तो संप्रदान के लिए में भी तत्पुरुष समास आता है और संप्रदान कारक में आ जाएगा आपका विद्यालय। तो विद्यालय में आप लिख सकते हैं विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। जहां शब्द के लिए आ जाए, समझ जाइए कि वो संप्रदान तत्पुरुष है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही नए नए जबरदस्त वीडियो आपके सामने पेश करते रहें। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब आता है अपादान कारक। अपादान कारक वह कारक होता है जिसमें जो भी पेपर में वाक्य आएगा, पहले तो अपादान का मतलब होता है कि बिल्कुल से अलग, जो चीज हमेशा हमेशा के लिए उस जगह से अलग हो जाती है, वो अपादान कारक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या वृक्ष से पत्ता गिरता है। जो पत्ता एक बार जिस जगह से गिर जाता है, क्या वही पत्ता उसी जगह पे दोबारा लग सकता है क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपना स्थान छोड़ दिया है, अब वह पत्ता दोबारा नहीं लग सकता है। ठीक उसी प्रकार इसको कहते हैं से अलग होने की दशा में। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब वह अलग हो गया, तो यहां पर आ जाएगा अपादान कारक।
इसके बाद नेत्रहीन। नेत्रहीन मतलब नेत्रों से हीन। नेत्रों से हीन, हीन मतलब नहीं है, जिसके नेत्र नहीं है। किसी की आंखें हैं और एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली जाए, तो क्या जो आंखें उसकी चली गई हैं, क्या वही आंखें आ सकती? जी नहीं, वही आंखें नहीं आ सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है अपादान कारक। तो अपादान कारक आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास में। इसके बाद आता है आपका संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास ये भी एक कारक है, और ये संबंध तत्पुरुष समास में इसकी जो पहचान होती है का, की, के शब्द से हम इसमें इसकी पहचान करते हैं। जैसे मैंने बोला डाकघर, तो डाक का घर, जैसे आपका घर, आपका घर, तो का घर, ये घर किसका है? आपका है। उसी प्रकार डाक का घर मतलब डाकघर। ठीक उसी प्रकार आप यहां पर संबंध कारक लगा सकते हैं। संबंध कारक में आपको संबंध बताया जाता है, जैसे प्रत्यभक्ति। क्या बोला मैंने? प्रत्यभक्ति, पिता की भक्ति। प्रत्य मतलब पिता, पिता की भक्ति बराबर प्रत्यभक्ति, मतलब यहां पर संबंध बताया जा रहा है। और लास्ट आता है आपका अधिकरण में पर। तो अधिकरण में कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, जैसे जलमग्न, जल में मग्न, इसकी पहचान होती है में पर। में के अर्थ में हम अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा जलमग्न, जल में मग्न। इसके बाद आ जाएगा लोकप्रिय, लोक में प्रिय। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद अब आपको समास में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको समास से संबंधित किसी प्रकार की कोई डाउट बनता है, आपको कोई नया उदाहरण आपको मिलता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। निश्चित रूप से उसका आपको आंसर दिया जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।